दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप द लेजेंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हु रूल द वर्ल्ड के कारण मुझे टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ ड्रामा नहीं देखता, उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही ड्रामा देखता हूँ। तो एपिसोड तैयार करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस ड्रामा की लैंग्वेज चाइनीज़ सिंप्लीफाइड के साथ चाइनीज़ ट्रेडिशनल भी है और मुझे चाइनीज़ ट्रेडिशनल इतनी नहीं आती। हो सकता है स्टोरी में थोड़ा डिले हो, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी तो अपुशी। अब शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। हु रूल्स द वर्ल्ड एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में फेंगजू अपने पिता के साथ हॉट स्प्रिंग पैलेस में आता है। लॉर्ड फेंग रैन से लांशी के बारे में पूछते हैं तो रैन कहते हैं कि लांशी ने अभी मेडिसिन ली है और आराम कर रही हैं। लॉर्ड फेंग रैन से कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों रखा है, क्या तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते। अब लॉर्ड फेंग और फेंगजू लांशी के कमरे में आते हैं। लांशी इस टाइम सो रहा था। वैसे एक बात यहाँ पे गौर करने वाली होती है कि लांशी का चेहरा हेई के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। अब इसका क्या कारण है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। अब लॉर्ड फेंग लांशी को उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम बीमार कैसे हो गई, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। फेंग अपने डॉक्टर से लांशी का चेकअप करवाती हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि लांशी को कोल्ड हुई है, उनकी पल्स बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इस पर फेंगजू डॉक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्किल पर डाउट हो रहा है। लांशी हर टाइम इसी पैलेस में रहता है, यहाँ इतना गर्म पानी है, फिर इसे कोल्ड कैसे हो गई। डॉक्टर कहता है कि मैं नहीं जानता कि लांशी को कोल्ड कैसे हुई है, पर इनकी बॉडी चेकअप करने के बाद तो मुझे यही मालूम पड़ा है। डॉक्टर की बात सुनकर फेंग लांशी से पूछते हैं कि इतनी गर्म जगह पर तुम्हें कोल्ड कैसे हो गई। अब लांशी अपने पिता से कहता है कि मैंने गलती की है, आप चाहे तो मुझे सज़ा दे सकते हैं। फेंग कहते हैं कि तुमने क्या गलती की है मुझे बताओ। इस पर लांशी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फेंगजू लांशी से कहता है कि तुमने क्या गलती की है पिताजी को बता दो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। वैसे फेंगजू यहाँ लांशी को फंसाना चाहता था। अब लांशी कहता है कि मैं पूरे टाइम पैलेस में नहीं रहता, मैंने इस पैलेस में रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि ये पैलेस माउंट अन्यू के एकदम पीछे है। माउंट अन्यू वो जगह थी जहाँ लांशी की मॉम का टॉम था। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि फेंगजू और लांशी सगे भाई नहीं है। शायद इसी वजह से फेंगजू लांशी को पसंद नहीं करता था और उसे फंसाने के नए नए तरीके खोजता रहता था। लांशी अपने पिता से कहता है कि मॉम को गुजरे हुए 15 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले जब आप माउंट अन्यू पर आए थे तो आपको यहाँ पर हॉट स्प्रिंग मिले थे, इसलिए आपने यहाँ पर यह पैलेस बनवाया, पर इस टाइम के दौरान आपने मॉम के टॉम पर जाना बिल्कुल कम कर दिया। मुझे मॉम की याद आती है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम उनके पास ही रहना पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको दूसरे काम भी होते हैं, इसलिए मैंने इस बारे में आपको नहीं बताया। और दूसरा कारण है कि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे कमज़ोर समझे, इसलिए मैंने सभी से टॉम पर जाने की बात छुपाई। लांसी की पूरी बात सुनकर फेंग कहते हैं कि तुमने कोई भी गलती नहीं की है, पर अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें वापस योंगजोउ चलना होगा। इतना कहकर फेंग अपनी पूरी आर्मी के साथ वापस अपने पैलेस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोंगली वहाँ आता है और रैन से पूछता है कि क्या लॉर्ड फेंग यहाँ से जा चुके हैं। रैन कहते हैं कि वो तो यहाँ से जा चुके हैं, पर हेई कहाँ पर है। जोंगली कहता है कि यहाँ वापस आते समय हमारी गाड़ी पलट गई, इसलिए मास्टर ने मुझे आपके पास पहले आने को कहा, वो भी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। तभी जोंगली के पास से वो वाइट बर्ड बाहर आ जाती है जो बाई ने दी थी। उस बर्ड को देख चुआन यू कहता है कि क्या तुमने फिर से इन्हें पालना शुरू कर दिया। इस पर जोंगली कहता है कि यह बर्ड मास्टर की है, ये बाई ने दी है। ये सुनकर रैन कहते हैं कि आगे से हेई के आसपास जो भी हो उस पर नज़र रखना। वेल यहाँ जोंगली के साथ हमें भी पता चलता है कि हेई की जान को खतरा है, पर यह खतरा किससे है या क्यों है इसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। आगे हम बाई को देखते हैं जो दूसरी बर्ड के साथ खेल रही थी। उस बर्ड को देख बाई कहती है कि तुम तो बिल्कुल हेई के जैसे हो, एक जगह पर कभी नहीं रुकते। तभी जियानदे वहाँ आते हैं और बाई से कहते हैं कि सोल टेकर क्लैन ने लोयान क्लैन पर अटैक किया है और पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया है। अब हमें उनसे फाइट करनी होगी, इसलिए हमारे सबसे अच्छे फाइटर्स को तैयार करो। इधर रैन हेई के पास आते हैं। हेई उनसे पूछता है कि पिताजी ने मुझे मिलने क्यों बुलाया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। रैन कहते हैं कि मैं नहीं जानता। इस पर हेई कहता है कि आप जानते नहीं हैं या आप बताना नहीं चाहते। रैन कहते हैं कि शायद दोनों। या मैं आपको बता दूं कि योंगजोउ का सेकंड प्रिंस जो कि लांशी है, असल में वो हेई फेंगशी है। दरअसल हेई फेंगशी फाउंटेन अबोडे का हेड है और ये उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है। हेई फेंगशी का रियल नेम लांशी है। जो इतने टाइम से फेंग चांग, फेंगजू और लॉर्ड फेंग के सामने लांशी बनकर रह रहा था, वो हेई फेंगशी का डुप्लीकेट है। आगे हेई रैन से कहता है कि मेरे पिता जब अपनी सेना और फेंगजू के साथ यहाँ आए थे तब मुझे लगा कि शायद वो मुझ पर अटैक करने आए हैं। फेंगजू तो काफ़ी टाइम से यही चाहता है, अगर मैं और फेंगचांग नहीं रहते हैं तो अगला राजा वही बनेगा।
रैन कहते हैं कि लॉर्ड फेंग आपको ओटमन हंट में शामिल करना चाहते हैं। इस बार ओटमन हंट में फेंग चियू भी आ रही है। उसकी फैमिली चाहती है कि वो अभी मैरिज कर ले। अगर आप उससे मैरिज करते हैं तो हमें उसकी फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस पर हेई कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, हमें फेंग चियू का सपोर्ट मिलता है तो ये हमारे लिए अच्छा है, पर मैं बेवजह फेंगजू और उसकी मॉम क्वीन बाइली का ध्यान अपनी ओर नहीं करना चाहता। जब तक वो समझे कि मैं बीमार हूँ, इसमें ही हमारा भला है। आगे हेई अपने पहले सोर्स स्प्रिंग में आता है और हुआन से मिलता है। वो हुआन से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। हुआन कहती है कि मुझे बस हल्की सी चोट लगी थी, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। अब हेई एक बॉक्स हुआन को देता है और अपने कमरे में चला जाता है। हुआन बॉक्स ओपन करती है तो उसमें एक हेयर पिन होती है। उसे देख हुआन की एक फ्रेंड कहती है कि हेई को आपकी बहुत चिंता होती है। हेई ने आज से पहले किसी और के लिए ज्वेलरी नहीं खरीदी है। हुआन उसे चुप होने को कहती है, पर मन ही मन उसे भी ये सुनकर अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भी हेई को पसंद करती थी। आगे रैन हेई के पास आते हैं और ओटमन हंट के रूल के बारे में बताते हैं। हेई कहता है कि ये हंट नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है। जो भी इसे जीतेगा वो फेंग चियू का हस्बैंड बनेगा। पर फिर भी बताओ कि इस बार ओटमन हंट में क्या चेंजेस किए गए हैं। रैन कहते हैं कि इस बार सारे एनिमल्स को अलग अलग लेवल में बांटा गया है। लेवल 4 में कबूतर और बाकी छोटे जानवर को रखा गया है जिनका शिकार करने पे 1 पॉइंट मिलेगा। लेवल 3 में हिरन और बकरी जैसे जानवरों को रखा गया है जिनको मारने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। लेवल 2 में शियार और भेड़िए जैसे जानवर हैं जिनको मारने पर 10 पॉइंट मिलेंगे। वहीं लेवल 1 में शिकारी पक्षी जैसे चील और बाज हैं, इनको मारने पे 15 पॉइंट मिलेंगे। रूल बताने के बाद रैन वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जोंगली वहाँ आता है। वो हेई से कहता है कि बाई और तियानशुआंग सेक्ट सोल टेकर क्लैन का पता लगा रही हैं, वो उन्हें मारने के लिए कोई प्लान भी बना रही हैं। ये सुनकर हेई कहता है कि चांगी को उस पर नज़र रखने भेजो। इधर बाई और जियानदे उन सब की डेड बॉडीज चेक करते हैं जिनको सोल टेकर क्लैन ने मारा था, पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद बाकी के लोग भी आकर जियानदे से कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की पर हम कुछ भी पता नहीं लगा सके। हमें सोल टेकर क्लैन की एक लोकेशन का पता लगा था, पर जब तक हम वहाँ पहुँचते वो सब लोग वहाँ से जा चुके थे। जियानदे कहते हैं कि अब सोल टेकर क्लैन को पकड़ने का एक ही तरीका बचा है, हमें यह पता लगाना होगा कि उनका अगला टारगेट कौन है, कौन सी फैमिली, क्लैन या सेक्ट है जिन पर वो आगे हमला कर सकते हैं। इस पर बाई कहती है कि वो लोग बेईजोंग पर हमला कर चुके हैं, अब उनका निशाना जीजोऊ है, पर अभी ये पता नहीं चला है कि जीजोऊ में वो किसे अपना शिकार बनाएंगे। आगे बाई अपने कमरे में सोल टेकर क्लैन के बारे में सोच रही होती है, वहीं हेई भी यही काम कर रहा होता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सोल टेकर क्लैन सभी को ऐसे ही खत्म नहीं कर रहा, वो अपनी एक ऐसी आर्मी बना रहा है जिसे कोई भी ना हरा सके। इसके लिए वो मेडिसिन और बाकी चीज़ें भी इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए उन्होंने हान फैमिली को अपना शिकार बनाया और अब उनका अगला टारगेट जीजोऊ की माँ फैमिली है। जैसे ही हेई को ये पता लगता है तो वो जोंगली से कहता है कि चांगी से कहो कि वो बाई को मेरा मैसेज दे। सोल टेकर क्लैन का अगला टारगेट जीजोऊ की माँ फैमिली है, हमारे फाउंटेन अबोडे के लोगों से भी कह दो कि वो माँ फैमिली को प्रोटेक्ट करे। आगे ओटमन हंट की शुरुआत हो जाती है। तीनों प्रिंस अपनी अपनी सेना के साथ हंट के लिए तैयार थे। ड्रम के साउंड के साथ हंट शुरू होता है। फेंग चांग हिरन के शिकार के लिए कहता है, वहीं थर्ड प्रिंस अपने सैनिकों से कहता है कि हम शियार और भेड़ियों का शिकार करेंगे। ये दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स बढ़ाने में लगे होते हैं, पर सेकंड प्रिंस यानी हेई आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। थर्ड प्रिंस फेंगजू को एक चील दिखता है तो वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। दरअसल ये चील हेई का था, वो जानबूझकर फेंगजू का टाइम बर्बाद करवा रहा था। अपने चील की आवाज़ सुनकर हेई समझ जाता है कि उसका प्लान सही से काम कर रहा है। वो अपने दो सर्वेंट चियान युन और चियान यू से उनके प्लान के मुताबिक काम करने को कहता है। वैसे ये सेकंड प्लान क्या था, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वहीं फेंगजू चील का पीछा करते हुए बहुत आगे आ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो चील को नहीं पकड़ पाता तो वो हार मानकर वापस दूसरे जानवरों को पकड़ने लगता है। फेंग चियू भी तीनों प्रिंस को शिकार करते हुए देख रही थी। यहाँ उसकी फैमिली का एक एल्डर यान शो उससे पूछता है कि तुम इन तीनों में से किसे अपना लाइफ पार्टनर चुनोगी। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए जो आगे जाकर राजा बन सके, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। इस पर फेंग चियू कहती है कि तुम्हारे हिसाब से कौन है जो मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है। सबसे बड़ा प्रिंस फेंग चांग है, ये अभी हिरण का शिकार कर रहा है, यानी ये शियार और भेड़ियों को नहीं मार सकता। अगर मैं इससे मैरिज करूंगी तो मारी जाऊंगी, ये मुझे बचा भी नहीं पाएगा। अगर मैं थर्ड प्रिंस की बात करूं तो ये शियार को पकड़ रहा है, यानी इससे अगर मैं मैरिज करूंगी तो ये मुझे प्रोटेक्ट तो कर पाएगा, पर ये अपनी मॉम के इशारे पर सारे काम करता है, यानी इससे मेरी कोई भी परवाह नहीं होगी। यानशो पूछता है कि सेकंड प्रिंस के बारे में आपका क्या ख्याल है।
इस पर फेंग चू कहती है कि ये तो बिना कोशिश किए ही हार मान चुका है, ये एक डरपोक है और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहे ना मिले, मैं अपनी फैमिली का ध्यान अपने आप रख सकती हूँ। आगे फेंग चांग भी शिकार का पीछा करते हुए हेई के पास आ जाता है। वो हेई से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ शिकार करने भेजा है ना कि आराम करने। इस पर हेई कहता है कि मैं इस टाइम बीमार हूँ और वैसे भी शिकार करना मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं शिकार करना जानता हूँ। मैं तो इसमें शामिल भी इसलिए हुआ था क्योंकि पिताजी ने मुझे ऐसा करने को कहा है। यह सुनकर फेंग चांग अपने शिकार किए जानवर हेई को देता है और कहता है कि चाहे तुम जीतो या हारो, बस फेंगजू नहीं जीतना चाहिए। वैसे ये सीन देख के हमें पता चलता है कि फेंग चांग हेई का बहुत ध्यान रखता है। इधर फेंग चू भी एक शियार का पीछा करते हुए अपनी सेना से अलग हो जाती है। इसी दौरान उस पर कुछ शियार मिलकर एक साथ हमला कर देती हैं। शियार की हाउलिंग की आवाज़ सुनकर हेई समझ जाता है कि फेंग चू खतरे में है। शियार फेंग चू को मारने वाले ही होते हैं, तभी हेई उसे बचा लेता है और एक ही बार में सारी शियारों को मार देता है। फेंग चू को बचाने के बाद हेई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, पर फेंग चू हेई को देख समझ जाती है कि वो अपनी ताकत छुपा कर रखता है। वो जानबूझकर कमज़ोर बनने का नाटक कर रहा है ताकि किसी का ध्यान उस पर ना जाए। आगे जब ओटमैन हंट खत्म हो जाता है तो लॉर्ड फेंग तीनों प्रिंस से कहते हैं कि तुम में से जो भी ज़्यादा पॉइंट के साथ जीतेगा उसे हमारे पूर्वजों की ये तलवार मिलेगी, इसलिए अपने अपने शिकार और पॉइंट्स बताओ। सबसे पहले फेंग चांग की बारी आती है। फेंग चांग ने 2 हिरण और 10 छोटे जानवरों का शिकार किया होता है, इसलिए उसे 20 पॉइंट मिलते हैं। जब हेई से उसके शिकार के बारे में पूछा जाता है तो हेई कहता है कि मेरा शिकार अभी यहाँ पर नहीं है, पर जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। फेंगजू ने 2 हिरण और 2 शियार का शिकार किया होता है, इसलिए उसे 30 पॉइंट मिलते हैं। तीनों प्रिंस में सबसे ज़्यादा पॉइंट फेंगजू के थे, इसलिए लॉर्ड फेंग उसे तलवार देने लगते हैं। फेंग च्यू भी वहीं होती है। वो जानती थी कि हेई को फेंगजू का जीतना पसंद नहीं है, इसलिए वो लॉर्ड फेंग से अपने शिकार भी काउंट करवाने को कहती है। फेंग च्यू वो सारे शियार वहाँ लाती है जिन्हें हेई ने मारा था। हेई ने 4 शियार मारे थे, इसलिए फेंग च्यू को 40 पॉइंट मिलते हैं। अब क्योंकि फेंग च्यू के पॉइंट सबसे ज़्यादा थे, इसलिए फेंग उसे तलवार देने लगते हैं। तभी चियान यू और चियान यून हेई के पकड़े जानवर वहाँ ले आते हैं। हेई ने 20 हिरण पकड़े थे और वो भी जिंदा। ये देख फेंगजू कहता है कि तुमने तो एक का भी शिकार नहीं किया और ये चीटिंग है। ये सुनकर हेई अपने पिता से कहता है कि मैंने एक भी हिरण का शिकार नहीं किया क्योंकि मैं बीमार हूँ और उन्हें मारना नहीं चाहता। मैंने शिकार में हिस्सा इसलिए लिया क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने को कहा था, पर मैं बेवजह किसी को मारना नहीं चाहता, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए शिशे शो का।